आइए तो फिर से स्वागत है इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड में। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, हम लोग आज नाम लिख लेते हैं पहले चैप्टर का नाम, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, ये ऐसा चैप्टर है जिसको सबको पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग बायो लिए हैं इसलिए केवल आप लोग की ये चैप्टर जरूरत है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबको ये चैप्टर पढ़ना चाहिए क्योंकि सबका शादी होगा। ठीक है, एक्सेप्शन छोड़ देते हैं, शादी सबका होगा, नहीं भी होगा तो रिप्रोडक्टिव लाइफ भाई सही होना चाहिए। ठीक है, रिप्रोडक्टिव लाइफ मतलब लोग समझते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बस ठीक से काम कर रहा है तो हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हम सिंपल बात करें कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी का अगर हम बात करें तो अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बात करें तो इसका सिंपल मतलब होता है कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड देयर फंक्शन ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अगर हम सिंपली अगर उसका मतलब का बात करें तो बोलते हैं कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड देयर फंक्शन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे जो भी हो, ओवरी हो, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो, मेल का पेनिस हो, फीमेल का वजाइना हो, यूट्रस हो, ये सारा चीज अगर हेल्दी है, ठीक है, और वो ठीक से काम कर रहा है तो बोलेंगे कि किसी भी पर्सन का, मेल हो या फीमेल, उसका जो रिप्रोडक्टिव वो इंसान रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। ठीक है, ये तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सिंपल मतलब हुआ। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आप नाम सुने होंगे, आजकल बहुत चर्चा पे है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है कि ऐसा नहीं है कि केवल आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ठीक से काम कर रहा है, वो हेल्दी है, फंक्शन ठीक से कर रहा है तो आप रिप्रोडक्टिव हेल्दी हैं, ऐसा नहीं है। वो बोलता है कि आप रिप्रोडक्टिवली, सोशली, इमोशनली और सोशली मतलब बिहेवियर्स के हिसाब से, सामाजिक तौर से, फिजिकल तौर से आप हर एक तरह से क्या हैं, फिट हैं, तभी आपको क्या बोला जा सकता है, आप एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है कि फिजिकल इमोशनल, क्या बोलता है कि आप फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल फिटनेस, सोशल फिर वेलबींग बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बोलने का मतलब है कि आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी तभी कहे जा सकते हैं जब आप फिजिकली फिट हो। फिजिकली फिट मतलब हाथ पैर सही हो,
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही हो। इमोशनल भी सही है। इमोशनल इन द सेंस कि मान लेते हैं कि मेल और फीमेल, या फिर आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हैं लेकिन आप बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या हैं, दिमाग से थोड़ा सा टेंशन में हैं। आप दिमाग से क्या हैं, टेंशन में हैं, मतलब इमोशनल हैं। ठीक है, इमोशनली आप फिट नहीं हैं। नेक्स्ट बोलते हैं बिहेवियरल। आपका बिहेवियर पर भी डिपेंड करता है कि आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हैं या नहीं हैं। सिंपल से एक एग्जांपल बताते हैं कि अगर एक कपल है, एक फर्टाइल कपल है, और उन लोग के दोनों के बीच में एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ताकि ठीक है कॉपुलेशन सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है लेकिन इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है, उस कंडीशन में वो कपल बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका दोनों का बिहेवियर ठीक नहीं है, दोनों इंटेंस हैं, हमेशा दोनों में झगड़ा होता है। उस कंडीशन में भी वो सब चीज सही है लेकिन वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बेबी प्रोड्यूस होने के लिए बहुत सारा कारण चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि केवल आपका सेक्सुअल ऑर्गन ठीक से काम कर रहा है तो बेबी प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर एक बार मिसकैरेज हो जाता है तो फीमेल टेंशन में हो जाती है कि अरे भाई कैसे हो गया। उस टेंशन में क्या होता है कि निगेटिव हार्मोन बॉडी में निकलते हैं और नेक्स्ट टाइम फिर से फर्टिलाइजेशन हुआ तो वो भी मिसकैरेज हो गया, टेंशन हो गया डबल। इसका मतलब सब चीज सही होने के बाद भी आपका दिमाग ठीक नहीं था, आप इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए हैं, आपका बिहेवियर थोड़ा सा ठीक से नहीं रहा, आप गुस्सैल हो जा रहे हैं। ठीक है, इस कंडीशन से भी बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल एक फैक्टर यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट बोल रहे हैं सोशल वेलबींग। समाज भी, अगर समाज आपको थोड़ा सा एक्सेप्ट नहीं करता है, उस कंडीशन में भी आप मेंटली टॉर्चर होते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं शादी का 1 साल या 2 साल 3 साल हो गया, अगर बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं तो समाज में जाइएगा तो लोग आजकल क्या करते हैं कि कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, आपको चिढ़ाएंगे और आप क्या हो जाइएगा, मेंटली डिस्टर्ब हो जाइएगा। ठीक है, तो सामाजिक तौर से भी आपको क्या होना होगा, रिप्रोडक्टिवली फिट होना होगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि घर से बाहर निकल रहे हैं तो लोग चिढ़ा रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर किसी को एड्स हो जाए तो ऐसा नहीं है कि किसी को अगर एड्स हुआ है तो वो कुछ गलत ही किया होगा तभी उसको एड्स हुआ होगा। बाय द वे कहीं पे कंटामिनेट हुआ होगा, कहीं ट्रेन में जा रहा होगा, कोई इंटेंशनली कोई एड्स पेशेंट उसमें पिंच कर दिया होगा पिन से, ठीक है, उससे भी उसको HIV हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर उसको एड्स हो गया है तो वो गलत इंसान था तो समाज उसको क्या कर दे, बहिष्कार कर दे, डिस्क्रिमिनेट कर दे। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर हैं। तो ये चारों पॉइंट एटलीस्ट याद रखिएगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन क्या है। तो सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन लिखा हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ में कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के सारे एस्पेक्ट्स में, जैसे कि दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। ठीक है, तो आप क्या लिखिएगा इसका डेफिनेशन कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स reproductive health means a total well-being, a total well-being in all aspects of reproduction. All aspects of reproduction, that is क्या,
फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का हम लोग डेफिनेशन पढ़ लिया है कि अगर सिंपल अगर बात करें उसका, अगर सिंपल मीनिंग तो बोलते हैं हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड देयर फंक्शन। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के सारे एस्पेक्ट्स में क्या होना चाहिए, सही चीज होना चाहिए, जैसे फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। ठीक है, आगे हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि जो रिप्रोडक्शन में क्या प्रॉब्लम आते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या प्रॉब्लम आते हैं और क्या हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ठीक है, इसी चैप्टर में हम बात करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का हम लोग बात करेंगे और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल के बारे में बात करेंगे कि आखिर इतना पॉपुलेशन कैसे बढ़ गया है। और जो सेंसस का हम बात करेंगे, सेंसस मतलब जनगणना की बात करेंगे कि 2001 में कब जनगणना हुआ था, 2001, देन 2011 और देन अभी नेक्स्ट 2021 में होने वाला है। मतलब जो सेंसस जनगणना होती है वो आपका एक डिकेड्स में होता है, मतलब आफ्टर 10 ईयर में जनगणना होता है। और उसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे, क्योंकि लास्ट जनगणना, लास्ट जो सेंसस हुआ है वो 2011 में हुआ है, तो उसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। ठीक है, और उसी के साथ हम लोग बर्थ कंट्रोल की कौन कौन सा तरीका अपनाएंगे। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, नेचुरल मेथड, ठीक है, इन सब सारे के बारे में डिटेल बात करेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको एमटीपी बोलते हैं, जिसको मिसकैरेज करवा देते हैं। ठीक है, मतलब अगर बिना मर्जी का अगर कोई चाइल्ड आ रहा है तो उसको टर्मिनेट करवाते हैं, मिसकैरेज करवाते हैं, उसको हम लोग एमटीपी में पढ़ेंगे। उसका तो लोग गलत यूज भी करते हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल बात करेंगे। ठीक है, और फाइनली इसमें हम लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसा बीमारी है, डिजीज है जो कि सेक्सुअल मेथड से ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसमिट हो सकता है। और फाइनल इनफर्टिलिटी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटेजीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो मैंने बताया कि जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ने वाले हैं दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आता है प्रॉब्लम, तभी हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि कैसे कैसे इस प्रॉब्लम का, इस जो समस्या है इसका समाधान कैसे किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात किए कि हेडिंग दिए हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम गिनाएंगे कि भाई प्रॉब्लम क्या क्या है रिप्रोडक्टिव। अगर कोई इंसान या कोई व्यक्ति रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं है या फिर कोई समाज में लोग अपने आप को रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं मान रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान के साथ सारे प्रॉब्लम आ जाए, किसी के साथ कुछ हो रहा है, किसी के साथ कुछ हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम भी होगा तो अलग अलग तरह का प्रॉब्लम होगा। तो मेनली हम लोग पहले प्रॉब्लम का बात करेंगे, तब उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट है दैट इज द ओवर पॉपुलेशन। मामला यही आके अटकता है कि सबसे बड़ी समस्या है ओवर पॉपुलेशन, जिसको आगे हम लोग इस एक टॉपिक में ही पढ़ेंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगर हिंदी में बात करें तो जनसंख्या विस्फोट उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो सारे बीमारी का, सारे कहानी का जड़ क्या है, ओवर पॉपुलेशन है। ठीक है, इंडिया में पॉपुलेशन क्या हो रहा है
कि बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। इंडिया में पॉपुलेशन जो है वो बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। आप लोगों को पता होगा कि अभी इंडिया का लगभग पॉपुलेशन 135 करोड़ का लगभग हो गया है, ठीक है। और ऐसा लगता है कि 2049 आते आते 2035, 33, 34 आते आते आपका पॉपुलेशन लगभग 200 करोड़ पार होने वाला है, ठीक है। अगर इस पे कोई कानून नहीं लाया जाए तो ये क्या होगा, और भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। रिसोर्स लिमिटेड है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ओवर पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ओवर पॉपुलेशन के लिए आपको एक सुने होंगे प्लानिंग चल रहा है, फैमिली प्लानिंग, हम दो हमारे दो, ठीक है। लेकिन मानता कोई नहीं है। गलती से 2 लड़की हो गई तो बोले नहीं रही, लड़का चाहिए तो चाहिए, चाहे 5 लड़की 7 लड़की हो जाए, ऐसा मेंटेलिटी इंडिया के लोगों का हो गया है। ऐसा नहीं है कि 2 लड़की, अगर ठीक है भाई 2 बच्चा करना है, 2 लड़की हो गई तो ठीक है, काम बात खत्म होती है। लेकिन नहीं, सबको अपना क्या चलाना है, वंश चलाना है, सबको अपना साम्राज्य अपने बेटे को देना है। अरे भाई बेटी को भी दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आता है अर्ली मैरिज। टाइम से पहले शादी कर देते हैं, ठीक है। अभी तो कुछ लोग सुनते भी हैं, पहले इतना स्थिति खराब था कि बच्चा जना भी नहीं है, जन्म भी नहीं लिया है, उसका शादी कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे 2 दोस्त हैं, अगर बोलते हैं कि अगर मेरी बेटी पैदा हुई, अगर तुम्हारा बेटा पैदा होगा तो तुम्हारा बेटा का अपनी बेटी से शादी कर देंगे। अब बताइए, वो इस दुनिया में आया भी नहीं है और बोल दिए कि आपका बेटी का शादी मेरा बेटा से होगा, ठीक है। हो सकता है कि अब जो बच्चा जन्म लिया, आप लोग सीरियल मूवी में देखते होंगे कि लगभग 4-5 साल बच्चा ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, शादी कर दी है, ठीक है। पता चला कि जब चलने फिरने ठीक ठाक हो जाएगा, प्यूबर्टी आ जाएगा, तब इसको गौना बोलते हैं, ठीक है, तो विदाई कर देंगे। तो अर्ली मैरिज का बहुत मतलब क्या बताएं उसको कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर प्यूबर्टी आने से पहले शादी कर दिए तो शादी क्या होता है उसके बारे में उसको थोड़ा सा भी मालूम नहीं है, ठीक है। तो अर्ली मैरिज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ना ही उसको किसी चीज के बारे में जानकारी है कि बच्चा कैसे पैदा होता है, बच्चा का ख्याल कैसे रखेंगे, बच्चा को कैसे मिल्क फीडिंग कराना है, कि कुछ भी उसको मालूम नहीं है। इसलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो सेकेंड नंबर पे हम रखे हैं दैट इज अर्ली मैरिज को रखे हैं कि शादी एक समय से करना चाहिए। अभी आपको मालूम होगा कि लड़की का उम्र कितना 18 साल के बाद शादी करना है, ये कानूनी है, और लड़का का उम्र 21 साल के बाद शादी करना है, ठीक है। और अगर इससे पहले शादी करते हैं या कहीं भी कोई पकड़ा जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि मेल कितना होना चाहिए, मेल का एज 21 ईयर से एबव होना चाहिए, और फीमेल का जो एज होना चाहिए वो 18 ईयर से एबव होना चाहिए। मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं बालिग। अगर नाबालिग का शादी करवा दीजिएगा तो जेल चले जाइएगा, ठीक है। इसलिए ये याद रखिएगा, 18 और 21 3 का टेबल याद रखिएगा, ठीक है। एक में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए और एक में 7 से कीजिए, जान बच जाएगा। आगे चलते हैं। हेल्थ ऑफ मदर्स। मदर का जो हेल्थ है वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मदर का अगर हम हेल्थ के बारे में चलते हैं तो बोलते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम मदर को आते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिवली जो डिजीज होते हैं, मान लेते हैं कि अगर समय से उसका यूट्रस डेवलप नहीं हुआ है, फीमेल का जो यूट्रस आप जानते होंगे, पढ़ लिए हैं, उसके बाद ही ये चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद ही पढ़ाया जा रहा है ताकि हर चीज समझ में आ जाए, ठीक है। तो मदर का हेल्थ जो हम बात करते हैं, अगर मान लेते हैं कि कम एज में शादी कर दिए, और कम एज में शादी कर दिए, मान लेते हैं कि उसका एज प्यूबर्टी आ गया है, 15 साल 16 साल में शादी कर दी है, ठीक है। यूट्रस लेकिन उसका डेवलप नहीं हुआ है, और चूंकि मेल का एज कितना भी है उससे मतलब नहीं है, अगर स्पर्म जाएगा
ओवम को फर्टिलाइज करेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा ही, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फीटस भी बनेगा। लेकिन उस मदर का अभी यूट्रस डेवलप नहीं हुआ था और बच्चा का साइज तो ग्रो होगा, तो कभी कभी क्या करता होता है कि यूट्रस ब्रेक कर जाता है। अब है कि यूट्रस एक बार ब्रेक कर गया तो फिर से उसको रिगेन करने में बहुत टाइम लगता है। मान लेते हैं कि ऐसा लड़का लड़की का शादी हो गया है जो अनपढ़ है, अब उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है भाई, दिस दैट कुछ भी मालूम नहीं है, डॉक्टर समझा भी रहा है उसके बाद भी नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो मैंने अब एक बता रहा हूं आप लोगों को, एक इसी तरह का केस था। मैं एक बार अपने दादी को लेके गया था हॉस्पिटल में। ठीक है, तो शायद मैंने पहले बताया भी होगा। तो उसका एक फीमेल आई तो उसका मिसकैरेज हो गया था। तो जो लेडी नर्स थी उसको बोली कि क्यों आई हो, तो बोली कि चेक करवाना है। तो क्या चेक करवाना है, तो बोली कि अरे मतलब बच्चा होना है। तो ऐसी गांव देहात की थी, तो बोले कि बच्चा होना है, तुमको तो मना किए थे कि अभी 1-2 साल बच्चा नहीं करना है। तो बोले कि मना किए थे, मेरा मर्द नहीं मानता है। अरे भाई मर्द नहीं मानता है तो क्या हुआ, जान तुम्हारा चला जाएगा, अभी यूट्रस तुम्हारा डेवलप नहीं हुआ है। तो उसका जो हस्बैंड है वो गेट पे सुन रहा था सब। बोले कहाँ हस्बैंड, बुलाओ तो तब तक वो सुन रहा था, देखा कि हस्बैंड बुलाने बोल रहा है, बस वो दौड़ के भागने लगा, सब उसको स्टाफ लोग दौड़ाने लगा। तो ऐसा ऐसा कहानी है, कोई समझता नहीं है। ठीक है, तो मदर का हेल्थ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उस पे लोग को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो बोलते हैं जच्चा और बच्चा दोनों का। ठीक है, तो पहले तो भाई मदर होगी तभी तो बच्चा होगा। नेक्स्ट है डिफॉर्मिटीज। डिफॉर्मिटीज मतलब होता है कि आपका अर्ली मैरिज में क्या होता है कि चाइल्ड का जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वगैरह होता है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाता है और वो जनरली उसमें प्रॉब्लम आने लगते हैं। तो अगर हम बोलते हैं कि अर्ली मैरिज में जनरली क्या होता है, डिफॉर्मिटीज होता है। ठीक है, यूट्रस क्या हो गया, ब्रेक कर गया, उसका रिप्रोडक्टिव लाइफ ही क्या हो गया, लगभग चौपट हो जाता है। तो ये अर्ली मैरिज का यही प्रॉब्लम होता है कि डिफॉर्मिटीज आएगा। ठीक है, उसका मेमोरी ग्लैंड ठीक से डेवलप नहीं हुआ है तो बेबी को कैसे मिल्क फीडिंग कराएगी, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है MMR एंड IMR। MMR मतलब होता है आपका मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। ठीक है, मतलब मदर की डेथ का जो रेट है वो बढ़ जाता है, वो बढ़ गया है, अब सिंपल बोल सकते हैं। ठीक है, अगर टाइम से शादी ना हो, ठीक है, अर्ली मैरिज हो जाए तो मदर का मरने का चांस क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब मदर का डेथ होगा तो उसके अंदर यूट्रस में जो बच्चा पल रहा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। तो ये दो प्रॉब्लम आ सकते हैं, MMR एंड IMR का जो रेट है वो क्या हो सकता है, बढ़ जाएगा। या फिर बोलते हैं कि ये सब सारे प्रॉब्लम है। MMR मतलब मदर का मरने का जो रेट है वो हाई रहेगा और इन्फेंट का जो मरने का रेट है वो भी क्या रहेगा, हाई रहेगा। इसलिए बोलते हैं जच्चा बच्चा दोनों को सुरक्षित रखना है। जच्चा मतलब मदर माँ और बच्चा मतलब इन्फेंट जो भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है STDs। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो प्रॉब्लम आता है STDs मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, अब बताइए कि अगर मान लेते हैं कपल को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कुछ नहीं मालूम है, ठीक है, तो क्या होगा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर मान लेते हैं मेल ही है, अगर मेल को पता नहीं है कि मल्टीपल पार्टनर बनाने से, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर बनाने से एड्स होता है, तो क्या करेगा, वो तो इधर उधर घूमेगा ही, कभी यहाँ कभी वहां, दिस दैट करेगा। ठीक है, फीमेल को भी अगर हो सकता है मालूम नहीं है कि ये बंदा कहाँ से आ रहा है, उसको हम अगर बोले कि आप
कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कीजिए, कॉन्डोम यूज कीजिए। अगर ये सब के बारे में जानकारी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होगा, जैसे HIV, जेनाइटल हर्प्स, गोनोरिया, ये सब सारे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस तरह के डिजीज से ग्रसित हो सकते हैं कपल। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है, प्रॉब्लम जो है वो फाइनली कैरियर पे आके रुक जाती है कि अगर अर्ली मैरिज कर देते हैं तो क्या होगा, कैरियर चौपट हो जाएगा। मैट्रिक पास थे, शादी हो गया भाई, आगे इंटर भी न कर पाए, ठीक है, आगे चल के हस्बैंड बहुत पैसा कमा लिया तो जो बच्चे पूछेंगे कि माँ कितना तक पढ़ी हो, तो बोलेगा मैट्रिक, मतलब जैसे तैसे मैट्रिक पास हुए हैं, मैट्रिकुलेशन किए हैं। ठीक है, तो क्या होगा, कैरियर एकदम चौपट हो जाएगा। बोलेगे कि अरे हम बहुत पढ़ना चाहते थे, ठीक है, लेकिन माँ बाप क्या कर दिए, शादी कर दिए। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा कि फीमेल को जनरली 27 लास्ट तक शादी कर लेना चाहिए, एकदम दिमाग में रखिएगा। क्योंकि 27 के बाद क्या होता है कि जैसे जैसे आपका 1 साल बढ़ेगा, प्रेगनेंसी कंसीव करने का जो परसेंटेज है वो 5 से 10% कम होते जाएगा। मान लेते हैं 27 हुआ, 28 हो गया, तो अगर 100% आप अगर बेबी कंसीव कर सकते हैं तो चांस 90% हो गया, 28 हो गया तो 80 हो गया, 29 हो गया, तो और मतलब ऐसे 10% करते करते कम हो जाते हैं। तो अब नॉर्मली देखते होंगे कि अगर 30 एबव फीमेल का अगर शादी होता है तो उसका जो प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम आता है, बहुत तरीका के प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो नॉर्मल याद रखिएगा कि 27 टिलते तक आप लोग शादी वादी कर लीजिएगा, लड़का लोग भी 28-29 तक कर ही लेना है। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं कि उस समय तक सारा क्या बोलते हैं कि सेट हो जाते हैं लोग, अपना कैरियर वगैरह सभी सब ठीक ठाक हो जाता है तो कर लेते हैं। तो हम इतने सारे प्रॉब्लम देखें, ओवर पॉपुलेशन, अर्ली मैरिज, हेल्थ ऑफ मदर्स गड़बड़ हो जाता है, फीमेल में डिफॉर्मिटीज, कपल्स में डिफॉर्मिटीज आते हैं, मदर और बच्चा का मरने का जो रेट है वो बढ़ जाता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है और कैरियर भी चौपट हो सकता है। इतने सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस किए। अब है कि प्रॉब्लम तो देख लिए, अब इसका सॉल्यूशन भी हम लोग को चाहिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन चाहिए तो भाई क्या करेंगे, तो सबसे पहला है ओवर पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन क्या करेंगे, कम करेंगे। तो कम करने का एक तरीका है, तो पहला तरीका क्या करेंगे कि फैमिली प्लानिंग करेंगे भाई। पहले से शादी से मतलब एंगेजमेंट के बाद बातचीत होना शुरू हो जाता है, आप लोग पता है। ठीक है, तो बातचीत होता है या फिर शादी के बाद डिसाइड कर लीजिए कि कितना बच्चा करना है। ऐसा नहीं कि हम 2 और हमारे गिन लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम अभी चल भी रहा है। तो इंडिया ने फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है वो 1951 में क्या किया है, ऑर्गेनाइज किया है, या फिर फैमिली प्लानिंग का एक कॉन्सेप्ट लाया है। 1951 में ये प्रोग्राम चल रहा है। क्या चीज, हम 2 हमारे 2। ठीक है, याद रखिएगा, हम 2 हमारे 2, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अभी डिसाइड कर लीजिएगा। तो फैमिली प्लानिंग बहुत जरूरी है लाइफ में, नहीं तो पता चला कि 8-10 हो गए हैं, 4 लोग का कपड़ा लाए हैं, 4 लोग उधर सर फोड़ा फोड़ी, हाथ पैर पूरा टूट टूट के रेडी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, उतना ही कीजिए जितना को आप अच्छे से खाना खिला सके, अच्छे से उसको पढ़ा सके, लिखा सके, अच्छा इंसान बना सके। ठीक है, दूसरा इसका स्ट्रेटेजी, ये पहला स्ट्रेटेजी हम लोग बनाए कि फैमिली प्लानिंग कर लिए। दूसरा भाई हम लोग क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, तो बोलते हैं कि अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन के मतलब रिप्रोडक्शन से अवेयरनेस कराएंगे, रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक है, तो किसको कराएंगे भाई, तो बोलते हैं कि जैसे ही लोग प्यूबर्टी क्रॉस करेंगे उसको सेक्सुअल एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन देना जरूरी है। जैसे शादी होने वाला है तो उसको समझाएंगे भाई कि तुमको का पता है कि शादी के बाद का होता है, तो बोले कि हमको कुछ नहीं पता है, तो उसको अवेयर कराएंगे कि देखो बाबू फैमिली प्लानिंग कर लो। ठीक है, नेक्स्ट कि अभी जब शादी हुआ है तो बच्चा थोड़ा सा रुक के ही पैदा करना है। नेक्स्ट बोलेंगे कि 2 बच्चे के बीच में जो गैप होना चाहिए वो 3 साल का होना चाहिए, ताकि मदर को भी एक टाइम मिल जाए,
उसका सारा जो बॉडी है फिर से रिगेन कर ले, बच्चा भी एक चलना फिरना स्टार्ट कर दिया, तो पता चला कि एक गोदी में है एक पेट में है, उसको संभाले कि इसको संभाले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन, ठीक है, कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कीजिए। ठीक है, उसको समझाना होगा कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं कर रहे हैं तो नेचुरल मेथड अपनाइए, कि 9th डे टू 17th डे तक सेक्सुअल इंटरकोर्स मत कीजिए, तब जान बच जाएगा। मतलब हर एक तरह का रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, एसटीडीएस से रिलेटेड समझाइए कि भाई अगर शादी हुआ है तो अब यहीं तक आपको रुकना है, अब इधर उधर मुंह नहीं मारना है। ठीक है, तो ये सब सारा चीज अवेयरनेस, आप लोग थोड़ा अजीब लगेगा कि सर ऐसा कैसे बोल सकते हैं, लेकिन ये बहुत सच्चाई है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। ठीक है, कि उसको अवेयर कराना होगा किसके प्रति, तो बहुत लोग आजकल अवेयर हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो अनपढ़ हैं उनको सेक्स एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हम लोग अपना रहे हैं दैट इज द सेक्स एजुकेशन। ठीक है, तो सेक्स एजुकेशन में हम लोग क्या करते हैं कि अब देखिए यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि जो अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन है, ठीक है, तो मेनली इसको ऑडियो विजुअल से हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, हम क्या बताएं कि ऑडियो विजुअल तरीका से, मतलब कहीं पे एक लगा दिए स्क्रीन और वहां पे हमेशा कुछ कुछ हम लोग प्रोग्राम दिखा रहे हैं। ठीक है, अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन के, कि भाई बच्चा ज्यादा मत कीजिए, आप हमेशा क्या यूज कीजिए, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कीजिए। ठीक है, दो बच्चा से ज्यादा प्रोड्यूस मत कीजिए। नेक्स्ट बोलेंगे कि 2 बच्चे के बीच में 3 साल का गैप होना चाहिए। तो इन सारे बात का जो हम लोग पब्लिक को समझाने का जो तरीका है वो हम लोग क्या करेंगे, ऑडियो विजुअल। ठीक है, मतलब एक स्क्रीन में आवाज भी बोल रहा है और कुछ क्या है, स्क्रीन पर भी कुछ वीडियो भी चल रहा है, उस तरीका से प्रिंट मीडिया के माध्यम से। पेपर ऊपर में आप देखते होंगे हमेशा ये सब आते रहता है कि जच्चा बच्चा सुरक्षित रहे, ऐसा कुछ कुछ लाइनिंग वाइनिंग आते रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात किए सेक्स एजुकेशन का। लोग जैसे ही आजकल क्या होता है कि जैसे सेक्स का नाम लीजिए, लोग ऊपर नीचे देखने लगे, क्या क्या नाम ले लिया, अरे सेक्स बोल दिया। ठीक है, तो ऐसा ये सब मतलब जो थिंकिंग है वो बहुत गलत थिंकिंग है। ठीक है, इंडिया के लोग पर्दे में होकर पॉपुलेशन बताइए 135 करोड़ कर दिए हैं, बोलते हैं यूएस वाले बेशरम होते हैं। अरे बेशरम क्या होते हैं, वो लोग अवेयर है, पॉपुलेशन एटलीस्ट कंट्रोल में रखा है। ठीक है, और इंडिया के लोग बोलेंगे नहीं ये सब पर्दा प्रथा, ये सब दिस दैट। अरे क्या फायदा है, पॉपुलेशन एटलीस्ट तो बढ़ा ही रहे हैं, काम वही कर रहे हैं, कोई छुप के कर रहा है, कोई खुला में कर रहा है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं सेक्स एजुकेशन के बारे में। तो हम बता रहे थे कि अगर नाम जैसे कि आप ले लीजिए कि सेक्स, तो ऊपर नीचे देखना कि भाई कोई क्या भूकंप आ गया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जो चीज अगर इस तरह के वर्ड है उसको चर्चा में लाइए। अगर मान लेते हैं 10 लोग बैठे हैं, अब 10 लोग बैठे हैं, वहां पर सेक्स एजुकेशन का टॉपिक आप छेड़ दीजिए, अब वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। जिसके जिसके दिमाग में इसके बारे में जो प्रॉब्लम होगा वो भी अपना निकालेगा। ठीक है, आप बोलिएगा कॉन्डोम, अगर कॉन्डोम बोले तो लोग बोलते अरे क्या बम का नाम ले लिया, पाकिस्तान का नाम ले लिया, इस तरह से लगेगा। अरे क्या है भाई, कॉन्डोम है, ठीक है, उसको लोग यूज करते हैं, और क्या, सिंपल। तो जो भी चीज उटपटांग लगे उसको आप एक चर्चा में ले आइए, जहां पे 4 लोग बैठते हैं वहां पे ले आइए कि ठीक है भाई ऐसे है। जैसे बोलते हैं ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट का नाम लिए तो लोग को दिमाग में उल्टा सीधा मेल लोग क्या उल्टा सीधा सोचने लगते हैं। अरे क्या सोचना है, मेमोरी ग्लैंड है, मिल्क सीक्रेट कर रहा है, अरे जैसे बाकी ग्लैंड है वो भी एक ग्लैंड है। तो चर्चा में ले आइएगा किसी चीज को तो वो आम हो जाएगा, वो फिर आप उसको उस लेवल तक नहीं सोच पाइएगा, हाइपर होकर नहीं कि कुछ अजूबा चीज का नाम ले लिए। ठीक है, तो आप ये चीज करके देखिएगा। अगर साथ में बैठते हैं तो जैसे एड्स जैसे बोलते हैं लोग, कमेंट पास करना चाहते हैं, अरे भाई एड्स बीमारी है, किसी गलती से होता है, किसी के पास अवेयरनेस नहीं है, उसके वजह से होता है। तो ये सब सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है हर ऑर्गन के बारे में। जैसे हमारा फिंगर है उसी तरह से पेनिस है, नाक है, जैसे ये ऑर्गन है वो भी एक ऑर्गन है, ब्रेस्ट ऑर्गन है, हाथ ऑर्गन है, सब चीज एक हमारा बॉडी का ऑर्गन है।
ठीक है। तो उसके बारे में बात करना या फिर जो भी करना उसके बारे में शर्म नहीं आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉलेज ऑफ ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड एसटीडीएस, ठीक है। जनरली क्या होता है कि जैसे प्यूबर्टी का एज आता है मेल और फीमेल में, थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में डेवलपमेंट होने लगता है, चेंजेस होने लगता है। फीमेल है तो उसका मेमोरी ग्लैंड डेवलप करने लगता है, थोड़ा जो थिक वगैरह मोटा होने लगता है, जो हिप वाला रीजन है वो थोड़ा चौड़ा होने लगता है। मेल का पेनिस का डेवलपमेंट होता है, टेस्टिस थोड़ा सा डेवलप करता है, ठीक है, मूछ दाढ़ी आने लगते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ग्रोथ होना, ठीक है, और अपने ऑर्गन के बारे में जानकारी रखना। अगर हो सकता है कि जैसे मतलब 12-13 साल में ज्यादा कोई एज है नहीं, लोग शर्माते हैं, ठीक है, कि अरे मेरे में ऐसा ऐसा हो रहा है। अगर मान लेते हैं मेल ही है, अगर फर्स्ट टाइम उसमें इजाकुलेशन हुआ, स्पर्म उसके बॉडी से पेनिस से बाहर निकला, अब उसको लगा कि क्या निकल गया भाई, क्योंकि उसको उसके बारे में एकदम कुछ पता नहीं है, ठीक है। अब पहले के लोग तो और बता था, अब तो लोग बहुत क्या होता है अवेयर हो गए हैं, ठीक है। तो उसके बारे में जानना है कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, ठीक है। फीमेल है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ, ठीक है, उसको उसके बारे में पहले से एक भी जरा सा भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। अब अचानक से ब्लीडिंग होने लगेगा, वो खुद डर जाएगी कि क्या हो गया भाई, ब्लीडिंग होने लगा। अब भाई ब्लीडिंग होने लगा तो लोग उसको क्या करना है, पहले समझाना है कि ये ऐसा ऐसा चीज होता है। अगर मान लेते हैं कि 12 साल ज्यादा से पहले उसको समझा दिया जाए कि हर एक मंथ में 28 डेज पूरा होने के बाद एक साइकिल होता है जिसमें ब्लीडिंग होता है, अगर उसको पहले समझा दिया जाए, उसके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो समझे कि ठीक है भाई मेरा साइकिल आया है, पीरियड आया है। मेल में क्या होगा कि ये स्पर्म सीक्रेट हुआ है, स्पर्म रिलीज हुआ है। तो इन सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और क्या होता है, जो प्यूबर्टी से लेके जो एडोलेसेंस एज होता है, एडोलेसेंस अगर बोलते हैं मेल में तो 12 से 18 अगर बोलें, फीमेल में भी बोलेंगे तो 12 से 18 अगर बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो एज होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट एज होता है, लोग शर्माते भी हैं और बहुत सारा चीज गलत भी करते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे ही प्यूबर्टी आता है, जो सेक्सुअल एरोजल जो होता है वो बहुत हाई अमाउंट में बढ़ जाता है, क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत हाई अमाउंट में होता है, और लोगों का जो अट्रैक्शन होता है मेल का फीमेल के प्रति, फीमेल का जो मेल के प्रति, वो बहुत बढ़ जाता है, और जानकारी के अभाव में बहुत सारा चीज गलत काम करते हैं। गलत काम इन द सेंस कुछ भी नहीं, हम बोलते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स एक गलत काम नहीं है, ये एक नेचर का एक ह्यूमन नेचर है कि मेल और फीमेल एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। अब जब मेल और फीमेल दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होंगे तो क्या मेल टू मेल होंगे या फीमेल टू फीमेल होंगे? नहीं, ठीक है। गलत नहीं है, बस गलत कब है कि वो चीज के बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर आप कैजुअल सेक्स कर रहे हैं तो आपको कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना चाहिए इन सब के बारे में। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल पार्टनर यूज कर रहे हैं विदाउट कॉन्ट्रासेप्टिव, हम मल्टीपल पार्टनर यूज कर रहे हैं तो पहला बात कि मल्टीपल पार्टनर यूज नहीं करना चाहिए। दूसरा बात कि कैजुअल सेक्स में अगर आप कभी भी ऐसा हो जाए तो अगर प्यूबर्टी के बाद अगर 10th-12th में है तो आप हमेशा एक कॉन्ट्रासेप्टिव लेके चलिए, ताकि कब क्या हो जाए पता नहीं है, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ग्रोथ के बारे में डेवलप होना चाहिए, और एसटीडीएस के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के, ये जो हम कर रहे हैं इससे हमारा क्या क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस एंड केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, ठीक है। बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस को बोलने का मतलब है, सबसे पहले तो अब बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव का, कि मेल कॉन्डम फीमेल कॉन्डम, ठीक है। और अगर बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस का अगर हम बात करते हैं तो बोलते हैं कि आपका एक डायफ्राम होता है, डायफ्राम एक इम्प्लांटेशन करवाते हैं, फीमेल लोग इम्प्लांट करवाती है, जो कि धीरे धीरे हार्मोन सीक्रेट करता रहता है। वो क्या करेगा कि फर्टिलाइजेशन नहीं होने देगा, ठीक है। सर्वाइकल कैप होता है, सर्विस के ऊपर कैप लगा देते हैं, ठीक है। मतलब एक वॉल्ट होता है उसी तरह से, ठीक है। कॉपर टी होता है। तो ये सब सारे क्या हैं, सारे बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस हैं, जिसके बारे में हम आगे डिटेल पढ़ेंगे। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रेटेजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि हम अगर ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा तो क्या बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस अपनाएंगे, ताकि जो बच्चा 2 से ज्यादा ना हो पाए, ठीक है। एंड केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, मदर और चाइल्ड दोनों का केयर करने का होना चाहिए। अरे भाई बोलेंगे कि शादी हो गया, बाप बन गए, पता ही नहीं है कि मदर का केयर कैसे करना है, बच्चा को कैसे करना है, छोड़ दिए हैं राम भरोसे, ठीक है, कि अब जियो या मरो, ऐसा नहीं होना चाहिए।
क्या करना चाहिए, मदर और चाइल्ड का केयर के बारे में पता करना चाहिए। नहीं पता है डॉक्टर से पूछिए कि मदर को अगर जस्ट न्यूनेट बेबी है या फिर जस्ट फीमेल डिलीवरी की है, बेबी को पार्चुरेशन हुआ है, तो उसको क्या क्या खाना देना है, बच्चा को क्या देना है, इन सब चीज के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम। ठीक है, प्रिवेंशन बचाव बोलते हैं। ठीक है, समाज को गंदा मत कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं कोई लड़की जा रही है, कमेंट पास कर दी है। ठीक है, कितना गंदी बात है। ठीक है, अरे क्या कमेंट पास करना है, हो सकता है आपकी भी एक बहन हो, आपकी भी इस तरह का बेटी हो, एज के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो एब्यूज मतलब क्या होता है, समाज को गंदा नहीं करना है और सेक्स रिलेटेड क्राइम को से भी क्या सोसाइटी को बचाना है। आजकल आप देख रहे हैं कि कितना ये सब बढ़ गया है। ठीक है, तो ये सब के बारे में लोगों को समझाना चाहिए कि ये गलत है। मान लेते हैं किसी फीमेल का रेप होता है, ठीक है, तो या फिर बहुत लोग जनरली गैंग रेप सुने होंगे, तो ये सब क्या है, समाज को गंदा करने का काम लोग कर रहे हैं। तो इसके बारे में लोगों को समझाना चाहिए कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, समाज में रह रहे हैं तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए कुछ कुछ या फिर डर से या प्यार से, दो ही तरीका है, प्यार से समझिए, नहीं तो डर से क्या ठोक दिए जाइएगा। आगे चलते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे बात करते हैं, शादी हो गया है और बच्चा 2 साल से नहीं हो रहा है। ठीक है, 2 साल भाई हम लोग में अंडरस्टैंडिंग था कि 2 साल बच्चा नहीं करने हो रहा है, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, ठीक है, बच्चा नहीं हो रहा है। तो बोलते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम कहाँ है, किसमें है, ये पता होना चाहिए। हम बताते हैं कि लोग जनरली फीमेल को ब्लेम कर देते हैं कि अरे तुम बांझ हो, तुम इनफर्टाइल हो। फीमेल को क्यों हम बोलेंगे कि तुम फर्टाइल हो सकता है कि फीमेल जो ओवम निकाल रही है वो सही है, आपका स्पर्म में डिफेक्टिव है। ठीक है, स्पर्म में डिफेक्टिव है इन द सेंस कि जितना अमाउंट में स्पर्म निकलना चाहिए, आप लोगों ने पढ़ा है कि एक बार में 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म निकलते हैं, 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म निकलते हैं, और 200 to 300 में 60% का शेप एंड साइज नॉर्मल होना चाहिए, शेप एंड साइज नॉर्मल होना चाहिए, और इसमें से 40% के पास क्या होना चाहिए, विएबिलिटी होना चाहिए, क्या चाहिए, विएबिलिटी होना चाहिए, ताकि वो जाके ओवम को फर्टिलाइज कर सके। ठीक है, फीमेल का सब चीज ठीक था, आपका स्पर्म जो है वो 200 to 300 मिलियन निकल ही नहीं रहा है, वो मान लेते हैं कि 100 to 200 ही निकल रहा है। तो पहला प्रॉब्लम तो यही हो गया कि आपका स्पर्म उतना अमाउंट में नहीं निकल रहा है। 60% का शेप एंड साइज नॉर्मल होना चाहिए, आपका 40% ही शेप एंड साइज नॉर्मल है, विएबिलिटी 40% के पास होना चाहिए, तो आपका 20% ही विएबिलिटी है। इसका मतलब प्रॉब्लम आप में है। तो आप आईवीएफ सेंटर जाइए, अपना क्या चीज स्पर्म चेक करवाइए कि काउंट बढ़ा है, घटा है, ये मेरे में कमी है कि फीमेल में कमी है। इसलिए बोला जा रहा है कि इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम को बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक को ब्लेम कर दिए, कहानी खत्म हो गया, हम चले दूसरा शादी करने। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, खुद का प्रॉब्लम भी चेक करवाइए, फीमेल का भी प्रॉब्लम को आप चेक करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एरिया। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एरिया में अभी भी बहुत रिसर्च की जरूरत है। आप कॉन्ट्रासेप्टिव, बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव पे काम कीजिए ताकि वो कॉन्ट्रासेप्टिव क्या हो, लेस हार्मफुल हो, मोस्ट इफेक्टिव हो, इजिली अवेलेबल हो, सबको अवेलेबल हो, लोग आसानी से उसको यूज कर सके। इस तरह का प्रॉब्लम, और भी बच्चा नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, उस तरह से भी आप काम कीजिए। तो एक नाम है रिसर्च में, दैट इज CDRI। ठीक है, एक सहेली है, आपका ओरल पिल्स है। ठीक है, सहेली नाम सुने होंगे। ठीक है, ये क्या है, ये ओरल पिल्स है। पिल्स मतलब क्या होता है, गोली, दवा। ठीक है, माउथ से इसको हम लोग खाते हैं। ठीक है, इसको कौन डेवलप किया, तो बोलते हैं CDRI। तो CDRI क्या है भाई, तो बोलते हैं
दिस इज द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पे है? लखनऊ में है। कहां पे है? लखनऊ। इंडिया में CDRI है जिसने एक सहेली ओरल पिल्स को डेवलप किया जो कि मोस्ट क्या है? इफेक्टिव है, जिसको वीक में एक बार फीमेल लेती है ताकि वो क्या है? ये कंट्रासेप्टिव है, मतलब बच्चा प्रोड्यूस न करने के लिए ये पिल्स लिया जाता है। ठीक है, और ये एक नॉन स्टेरॉयडल है। नॉन स्टेरॉयडल, दो टाइप का हार्मोन पढ़े हैं आप लोग, ठीक है, एक एस्ट्रोवायडल और दूसरा प्रोटनीशियस। तो क्या है? नॉन एस्ट्रोवायडल है। ठीक है, आगे एक और हम बात करते हैं, दैट इज द मेडिकल फैसिलिटी। हम लोग इतना के बाद आगे पढ़ेंगे स्ट्रेटेजी में मेडिकल फैसिलिटीज। तो आप लोग मेडिकल फील्ड में रिसर्च करते रहिए ताकि आने वाला जो फ्यूचर है वो सेक्स के नाम से, रिप्रोडक्शन के नाम से शर्म न करें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है स्ट्रेटेजी? मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाइए भाई, मेडिकल फैसिलिटीज को क्या कीजिए? इंक्रीज कीजिए। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि लोग में अगर इनफर्टिलिटी है तो इनफर्टिलिटी जो IVF सेंटर होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये IVF सेंटर हर एक जगह नहीं है, इंडिया में लिमिटेड जगह है। अगर हम सिंपल बात करें झारखंड में तो एक दो रांची में है, एक दो जमशेदपुर में होगा, बाकी कहानी खत्म है। ठीक है, ये जो आपका IVF जो टेक्नोलॉजी है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो टेक्नोलॉजी है, ये बहुत महंगा होता है। महंगा इन द सेंस कि अगर सिंपल कराना चाहिए, कितना पड़ता है नहीं मालूम है, लेकिन 5 से 10 लाख रुपए हम लोग ले लेता है। और इसका जो सक्सेसफुल का जो चांस है वो मात्र 30% है। अब बताइए 10 लाख रुपया खर्चा करके 30% ही उसमें श्योरिटी है तो कौन कराएगा भाई? ठीक है, तो बार बार कराना पड़ता है। ठीक है, तो मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाइए ताकि ये जो 30% है ये 50, 60, 70 तक जा सके। रिसर्च ऐसा कीजिए। ठीक है, आप छोटे छोटे गांव कस्बे, सॉरी गांव कस्बे नहीं, आप हर एक डिस्ट्रिक्ट में IVF सेंटर खोल दीजिए ताकि जो इससे मतलब अवेयर नहीं है उसके बारे में जान सके और वो भी क्या करा सके? IVF टेक्नोलॉजी से वो अपने निसंतान जीवन को संतान में परिवर्तन कर सके। ठीक है, तो मेडिकल फैसिलिटी बढ़ने से ही होता है कि हर एक जगह मेडिकल सुविधा मिल जाता है और लोगों को जान बच जाता है। ठीक है, इसलिए आजकल गवर्नमेंट एक ममता वाहन चलाती है शायद। ठीक है, तो हर चीज आप लोगों को जानकारी में होना चाहिए। ममता वाहन इसलिए चलाती है कि वो प्रेग्नेंट फीमेल को उसके घर से उठा के हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम करता है। एक नंबर दिया गया है, उस नंबर को डायल कीजिए, कहीं पर भी वैन होगा आपके पास आधे घंटे में हाजिर होगा और वहां से उस प्रेग्नेंट फीमेल को हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया जाता है ताकि जच्चा बच्चा दोनों क्या रहे? सुरक्षित रहे। तो इसी तरह से मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाते रहिए। हेलीकॉप्टर का भी व्यवस्था कर दीजिए दूरदराज के एरिया के लिए। ठीक है, और जो इसमें मेन हम लोग पढ़ते हैं अमीनोसेंटेसिस पढ़ते हैं। ठीक है, अमीनोसेंटेसिस पढ़ते हैं। ठीक है, तो अमीनोसेंटेसिस का मैंने पहले भी नाम लिया है। ठीक है, कि आप इस तरह से एक एमनियोटिक फ्लूइड होता है। ठीक है, इसके अंदर अगर एम्ब्रियो है, अगर मान लेते हैं ये एम्ब्रियो है, तो यहां पर क्या है? ये एमनियोटिक कैविटी है। एमनियोटिक कैविटी है जिसके अंदर क्या भरा हुआ है? एमनियोटिक फ्लूइड है। एमनियोटिक फ्लूइड है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि इंजेक्शन डाल के हम क्या करते हैं कि इस एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालते हैं और इस एमनियोटिक फ्लूइड में
हम चेक करते हैं कि कहीं बच्चा को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम उसका क्या करते हैं, डीएनए का सीक्वेंसिंग देखते हैं, या फिर सिंपल बोले कि हम क्रोमोजोम देखते हैं। मान लेते हैं क्रोमोजोम इस तरह से है, क्रोमोजोम इस तरह से है, तो टोटल इस बच्चे का एमनियोटिक फ्लूइड में कितना क्रोमोजोम होगा, 46 क्रोमोजोम होगा, ठीक है। अगर ये बच्चा क्या होगा, फीमेल चाइल्ड होगी, तो इसका 46 क्रोम का जो शेप एंड साइज क्या होगा, एकदम नॉर्मल होगा। शेप एंड साइज जो होगा वो क्या होगा, एकदम सेम होगा। 46 क्रोमोजोम का शेप एंड साइज नॉर्मल होगा। अगर क्या होगा, इक्वल बोल सकते हैं, ठीक है। अगर ये क्या होगी, फीमेल होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जब क्रोमोजोम को हम लोग देखते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से या किसी भी माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो सारा क्रोमोजोम का शेप एंड साइज नॉर्मल है, तो समझ आते हैं कि आने वाला जो बच्चा है जनरली उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, जनरली हम बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर बेस लेवल पे गड़बड़ है तो हमको ऐसे शेप एंड साइज देखने से पता नहीं चलेगा। बायोटेक्नोलॉजी में या फिर आगे हम लोग जेनेटिक्स में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन एक सिंपल अगर बात करें तो शेप एंड साइज अगर दिखेगा कि ठीक ठाक है, तो बच्चा क्या है, ठीक ठाक है। अगर यही मेल चाइल्ड होगा तो 46 क्रोमोसोम होंगे, जिसमें क्या होगा, 44 प्लस XY होगा, ठीक है। तो इसका जो 45 क्रोमोसोम का जो शेप एंड साइज होगा वो सब एकदम इक्वल साइज का होगा, लेकिन जो Y क्रोमोसोम जो होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। तो लेकिन उस समय बच्चा का सारा क्रोमोसोम 45 क्रोमोसोम नॉर्मल साइज का है, ये भी अपना साइज में है, तो बोलेंगे आने वाला बच्चा स्वस्थ है। लेकिन इसी अमीनोसेंटेसिस का लोग गलत फायदा उठाते हैं, क्योंकि डॉक्टर को तो पता चल जाता है कि 46 क्रोमोसोम है और 46 क्रोमोसोम का सारा क्रोमोसोम का जो साइज है वो क्या है, इक्वल है। इसका मतलब 46 क्रोमोसोम मतलब 44 प्लस क्या है, XX है। इसका मतलब 46 क्रोम सारा का साइज इक्वल है, इसका मतलब ये चाइल्ड जो आने वाली है वो फीमेल है। तो ये पता डॉक्टर को चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब वो देखती है कि 45 क्रोमोसोम इक्वल साइज का है और एक जो Y को एक क्रोमोसोम थोड़ा सा छोटा है, मतलब समझ आ जाता है कि वो छोटा वाला क्रोमोसोम Y क्रोमोसोम है, इसका मतलब आने वाला बच्चा क्या है, मेल चाइल्ड है, ठीक है। डॉक्टर को तो पता है, लेकिन अब लोग क्या इसका इस्तेमाल करवाते हैं कि जेनेटिक टेस्ट नहीं करवाते हैं, बोलते हैं अमीनोसेंटेसिस करके बताइए कि ये मेल चाइल्ड है कि फीमेल चाइल्ड है। और लोग क्या करते हैं, विडंबना देखिए समाज का, कि अगर फीमेल होती है तो फीटिसाइड, फीटस को मारने के लिए फीटिसाइड यूज करके उसको मिसकैरेज करवा दिया जाता है। तो ये क्या है, आपका जो अमीनोसेंटेसिस है ये बैन किया गया है एक सर्टेन कंडीशन तक, कि आप केवल जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं, आप बच्चा का सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते हैं, आप पेरेंट्स को नहीं बता सकते हैं कि मेल चाइल्ड है कि फीमेल चाइल्ड है, ठीक है। अगर कीजिएगा तो आपको क्या होगा, कानूनी कार्रवाई होगा, ठीक है। थोड़ा सा अमीनोसेंटेसिस हम एक थ्योरी लिखवा देते हैं ताकि बोर्ड एग्जाम में ये चीज पूछा जाता है। अब हम लोग, मैंने बताया कि अमीनोसेंटेसिस आता है एग्जाम में डेफिनेशन लिखने के लिए, तो क्या बताएं कि इट इज अ फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन। फीटल मतलब जो फीटस है यूट्रस के अंदर, उसका सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, मतलब मेल है कि फीमेल है। एंड डिसऑर्डर टेस्ट, ठीक है, उसमें क्या डिसऑर्डर है, बीमारी क्या है। अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको कॉन्जेनाइटल मतलब जन्म से जो बीमारी होता है जिसको हम लोग कॉन्जेनाइटल डिजीज बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। अगर वो डिसऑर्डर है, ठीक है, तो बोलते हैं कि एंड डिसऑर्डर टेस्ट बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल पैटर्न। क्रोमोसोमल का पैटर्न पे हम लोग वो चीज हम लोग चेक करते हैं, किसका, एमनियोटिक फ्लूइड का हम लोग क्रोमोसोम चेक करते हैं, कैसा उसका पैटर्न है सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो, मतलब डेवलपिंग एम्ब्रियो के चारों तरफ जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको हम लोग निकाल के चेक करते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया था कि दिस इज द यॉर्क सैक, दिस इज द एलेंटोइस, और ये आपका जो है एम्ब्रियो है, ये आपका क्या है, दिस इज द एम्ब्रियो, ठीक है। उसके बाद इस टाइप का स्ट्रक्चर था, ठीक है, यहाँ पे कोरियोनिक विलाई था, इस तरह का स्ट्रक्चर मैंने बताया है।
और दिस इज द कोरियन, ठीक है, दिस इज द एमनियन, ठीक है, दिस इज द एमनियोटिक फ्लूइड, इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है। इसी फ्लूइड को निकालते हैं, तो मैंने क्या बताया कि एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो, क्योंकि ये क्या है, ये आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो है, ठीक है। तो ये डेवलपिंग एम्ब्रियो के चारों तरफ, दिस इज द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है, इस डेवलपिंग एम्ब्रियो के चारों तरफ जो फ्लूइड है, इसी को एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं, ठीक है। और ये एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होगा, तो उस एम्ब्रियो या फीटस का स्किन का कोई पार्ट इस फ्लूइड में रहता है, तो ठीक है, स्किन में सेल्स होंगे, ठीक, क्योंकि ये एम्ब्रियो है तो इसका आउटर लेयर होगा, यही आगे चल के बच्चा बनेगा, ठीक है। तो मानते हैं इसका स्किन होगा ये, ठीक है, तो स्किन से कुछ सेल झड़े होंगे, ठीक है, तो झड़े होंगे तो इसी फ्लूइड में होंगे, ठीक है, या फिर कहीं और का भी सेल्स इस पाए जाएंगे, तो उस सेल में क्रोमोजोम तो होगा, क्रोमोजोम कहीं का भी रहे, हर जगह क्रोमोजोम क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो उस हम एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल के चेक करते हैं कि कहीं उस बच्चा में कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, या फिर इस एमनियोटिक फ्लूइड से बच्चा का हम सेक्स भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो मेल है कि फीमेल है, जो कि मैंने बता दिया, ठीक है। इसका लोग मिसयूज करते हैं, क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं, क्या करने के लिए, तो इट इज बीइंग यूज्ड टू किल द नॉर्मल फीमेल फीटस, नॉर्मल फीमेल फीटस को मारने के लिए क्या करते हैं, अमीनोसिंथेसिस करवाते हैं कि मेल है कि फीमेल है, ठीक है। इट इज लीगली बैंड, ये बैन है, बहुत कानूनी अपराध है, ठीक है, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स टू अवॉइड फीमेल फिटिसाइड, फीमेल को मारने के लिए जो मेडिसिन यूज करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको लोग फिटिसाइड यूज बोलते हैं। जैसे इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड, तो फीटस को मारने के लिए फिटिसाइड यूज ना कर सके लोग, इसलिए फीमेल फिटिसाइड को रोकने के लिए सेक्स जो एमिनोसिंथेसिस है उसको क्या किया है, लीगली बैंड किया गया है कि आप फीमेल का सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते हैं, या फिर बेबी का सेक्स डिटरमाइन करके नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक प्रॉब्लम और स्ट्रेटेजी पढ़ा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे दैट इज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब इतना जनसंख्या कैसे बढ़ गया है, मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं, ठीक है, इतना सुविधा दे रहे हैं कि लोग मर ही कम रहे हैं, ठीक है, मरना बहुत जरूरी है, तभी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं होगा। आप लोगों को लगता होगा कि सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं, बात एकदम सही बोल रहे हैं, पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा।